आज पढ़ते हैं क्लास 8th का चैप्टर लेसन 1 विट एंड विजडम। तो आज हम विट एंड विजडम पढ़ने जा रहे हैं। तो विजयनगर नाम का एक साम्राज्य था जो कि अपनी ग्लोरी, शानो शौकत और कल्चर की अचीवमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा फेमस था लोगों में। इस साम्राज्य के बहुत से राजा थे, लेकिन सबसे समझदार, सबसे शक्तिशाली राजा जो था उसका नाम था कृष्णदेव राय, जो कि 1509 से लेके 29 ईस्वी तक राजा था। कहाँ का? विजयनगर एम्पायर का, साम्राज्य का। विजयनगर के राजा जब कृष्णदेव थे उस टाइम को कहा जाता था गोल्डन एरा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो साम्राज्य के राजा थे उन्होंने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, इन तीनों को बहुत ज्यादा मान्यता दी थी और इनको बढ़ावा दिया था। और जो कृष्णदेव थे वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत महान इंसान तो थे ही थे, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड एक पोएट भी थे, मतलब कवि भी थे। वो कविताएं भी लिखा करते थे। और उनकी बहुत फेमस एक जो कला थी, जो कविता थी, वो थी अमुक माल्यदा। और एक नाटक था, संस्कृत का ड्रामा था जिसका नाम था जाम्बावती परिणाय, जो कि लोगों में उस समय बहुत ज्यादा फेमस था और अभी भी है। राम कृष्ण देवा राय के जो साम्राज्य था उसमें टोटल 8 महान कवि थे, जिनमें से बहुत फेमस कवि जो थे वो थे अल्लासनी पेद्दाना और तेनाली रामकृष्णा, जो कि बहुत अच्छे पोएट थे। और उनकी बहुत सारी कविताएं तुम लोगों ने अभी भी सुनी होगी। और खासकर तुम लोगों ने तेनाली रामकृष्णा के बारे में तो सुना ही होगा। वो बहुत अच्छे कवि भी थे, बहुत ही ज्यादा होशियार थे, ह्यूमर वाले इंसान थे, जिसकी वजह से उनको राजा के दरबार में पोएट बनने का तो अवसर मिला ही मिला था। और दूसरी तरफ उनको क्या, उनके एडवाइजर के रूप में भी माना जाता था कि वो बहुत अच्छे सलाहकार भी थे, मतलब उनसे सलाहें भी ली जाती थी। और जो प्रॉब्लम्स राजा से सॉल्व नहीं होती थी वो बहुत ज्यादा चतुराई से, बहुत ज्यादा अनडिफिबल तरीके से क्या करते थे, उनके सॉल्यूशंस बता देते थे, जिसकी वजह से जो राजा हैं उनको एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मानते थे। मतलब तेनाली रामकृष्णा को वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देते थे जो प्रॉब्लम्स नॉर्मल इंसानों से या राजा से सॉल्व नहीं हो पाती थी। अब क्या हुआ, अचानक से मतलब बड़े बड़े लोगों को भी कई बार ऐसा लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, एंड अपने थोड़ा हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे क्या हुआ, राजा और रानी का थोड़ा सा बहस हो गई, जो कि उनकी पत्नी थी उस टाइम पे तिरुम्बलम्बला, पता नहीं क्या नाम लिखा है ये, बस ये इनकी पत्नी थी, ठीक है। जिनसे जो राजा है उनकी बहस हो गई, और राजा ने कई हफ्तों तक रानी से कोई बात नहीं करी खुंदक में, और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में रानी के दरबार में भी जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से रानी का जो दरबार था वो बहुत ज्यादा सुना हो गया। कभी कभी जिस दरबार में बहुत ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था, अब वो दरबार जो है वो बिल्कुल ही शांत हो चुका है। अब जो रानी है बहुत ज्यादा उदास है कि उसका हस्बैंड जो है उससे बात नहीं कर रहा। रानी ने बहुत कोशिश करी कि वो इस प्रॉब्लम को अपने एंड से सुलझा ले, लेकिन जो रानी है वो ये प्रॉब्लम सुलझाने में असफल रही। तो रानी ने निश्चय किया कि वो तेनालीरामा से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगी और उससे कहेगी कि तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि जो तेनालीरामा थे वो बहुत अच्छे कवि थे और बहुत अच्छे सलाहकार भी थे। तो तेनालीरामा के पास रानी गई और उसने तेनालीरामा ने पेशेंटली रानी की पूरी स्टोरी सुनी कि आखिरकार क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, और रानी ने सारी डिटेल्स में उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। अब रानी ने कांपती हुई आवाज में कहा कि राजा ने ना एक पोयम लिखी थी, जिसमें सूरज, चांद, तारे, एक सुंदर सा आसमान, ये सब बातें थी, लेकिन कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं था।
और जब उन्होंने अपनी ये स्टोरी अपने मंत्रियों को या अपनी सभा को सुनाने की कोशिश करी तो सब लोगों ने कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाया और उनकी स्टोरी को नहीं सुना, जिसकी वजह से वो एक शाम को मेरे पास आए और अपनी अपनी स्टोरी अपनी पोयम मुझे सुनाने लगे। लेकिन मैं उस दिन इतनी ज्यादा थकान में थी, पूरे दिन के घर के काम काज से इतनी ज्यादा थक गई थी कि मुझे उबासी आने लगी। मैंने एक बार ही उबासी नहीं बल्कि कई बारी उबासी ली, जिसकी वजह से राजा को लगा कि मैं उनकी पोयम का अपमान कर रही हूँ और मुझे वो पोयम अच्छी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से वो मेरे से गुस्सा हो गए और नाराज होके मेरे पास से चले गए हैं और मुझसे अब बात भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज रामा मेरी मदद करो, तुम ही हो जो राजा को समझा सकते हो कि मेरी मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। अब रामाकृष्ण ने सोच समझ के अपनी गर्दन को हिलाया, नोड किया और उसने कहा कि महारानी अगर आप चाहती हैं मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो इसके लिए मेरे को वेल प्लान एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा जिसके लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। तो रानी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि रामा ही था जो उनकी एक आखिरी होप था, वही था जो एकदम उस राजा को समझा सकता था कि रानी की कोई भी गलती नहीं है। तो रानी मान गई, उसने कहा चलो ठीक है तुम ले लो थोड़ा बहुत टाइम। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, राजा के दरबार में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई, वही मिनिस्टर्स स्कॉलर्स एंड कंट्रीज फिल्ड कोर्ट रूम, एकदम राजा के दरबार में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लग गई और बड़े बड़े पिलर से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मतलब सीलिंग्स में से सन की किरणें आती हुई जो कि धरती को छू रही थी और बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। राजा के महल में बहुत ज्यादा चहल पहल थी, बट फिर भी जो राजा थे वो बहुत ज्यादा तनाव में थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे और उनका मूड नहीं लग रहा था सभा बिठाने का। और वो नहीं चाह रहे थे कि एक तरीके से राजा जो था वो ज्यादा खुश नहीं था और ये सब तेनालीरामा अपनी आंखों से देख पा रहे थे। लेकिन क्या करे, राजा तो राजा है, उसे अपने सभा तो बैठानी ही पड़ेगी। तो उसने अपनी सभा शुरू करी और सभा का विषय था खेती, कि किस तरीके से खेती को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। तो एक एक करके सभी मंत्री अपने अपने ओपिनियंस देने लगे। कोई कहने लगा कि हमें अच्छा मतलब पानी वानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए खेत में, कोई कुछ कहने लगा, हर कोई अपनी अपनी वकालत करने लगा, हर कोई अपनी अपनी ओपिनियंस देने लगा। और ये सब बातें जो है तेनालीरामा एक कोने में खड़े होके आराम से मुंह पे स्माइल लेके ये सारी बातें कोर्ट रूम में जो हो रही थी वो सुन रहे थे। अब ये सारी बातें जब डिस्कशन हो रही थी तो राजा ने तेनालीरामा को आगे बुलाया और तेनालीरामा एक ऐसा देखो प्लेट में धान के कुछ दाने लेके आए और उन्होंने राजा को अप्रोच किया, कहा कि राजा मैं ये जो धान है ना बहुत अच्छे बीज लेके आया हूँ, अगर हम इन बीजों को बोएंगे तो पहले से 3 गुना ज्यादा हमारी खेती हो सकती है। अब ये सारी बातें सुन के तेनालीरामा की लोग फुसफुसाने लगे, मरमर मतलब फुसफुसाना, और उस पे व्यंग कसने लगे, सार्काज्म देने लगे कि हाँ ये तो फलाना है ढमकाना है। उसी के बीच में एक जो व्यंग्य कसने वाला इंसान था उसने थोड़ा सा तेज आवाज में बोला कि हाँ ये तो जादुई बीज है ना, अभी ये थोड़ी देर में कहेगा कि इसमें तो पानी भी डालने की जरूरत नहीं है, ये तो बिना पानी के ऐसे ही उग जाएंगे। वहीं दूसरे इंसान ने फुसफुसा के कहा कि हाँ ये तो जो बीज है ये चांद से लेके आया है ना, जो कि ये 3 गुना हमें फसल देंगे। और ये सब सुन के, ये सब बातें व्यंग्य सुन के पूरे जो सभा थी उसमें लोग हंसने लगे और जोर जोर से तेनालीरामा का मजाक उड़ाने लगे। अब जो राजा थे वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, तो उन्होंने अपनी आईब्रोज को एकदम ऐसे जोड़ लिया गुस्से में और कहा कि ये बात तो बहुत ज्यादा बेतुकी है, कोई भी ऐसा बीज नहीं है जो हमको 3 गुना फसल दे सके। अगर 3 गुना फसल चाहिए तो हमें अच्छी मिट्टी, पानी और पेस्ट कंट्रोल वगैरह की रेप्लिकेंट्स भी चाहिए ही होंगे, ताकि कीड़े ना लगे, फसल में कोई नुकसान ना हो, ताकि जो हमारे किसान है वो ज्यादा सफर ना करें, उन्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो राजा ने ये बात तेनालीरामा को बोली। तो ये सब सुन के तेनालीरामा ना थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि मजिस्ट्री मतलब राजा महाराज, मैं इन बीजों की खासियत नहीं बता रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की खासियत बता रहा हूँ जो व्यक्ति इन बीजों को बोएगा, इनको सींचेगा और इनसे फसल उगाएगा।
अब राजा को गुस्सा आया और पूरे ही सभा में शांति फैल गई। क्यों? क्योंकि राजा कहने लगा कि आखिरकार बीज बोने वाले व्यक्ति को थोड़ी कुछ हुआ है, हम तो फसल कैसे अच्छी उगाए उस बारे में बात कर रहे हैं। आखिरकार तुम ये क्या बकवास की बात कर रहे हो? अगर कुछ कहना है तो साफ साफ शब्दों में कहो, मुझे ऐसे गोल मोल बातें कह के मत बहलाओ, मत फंसाओ। अब रामा ने पूरे सभा में अपनी नजरें दौड़ाई और लोगों की क्वेश्चन भरी शक भरी निगाहों से उसकी निगाहें टकराई, और उसने सिर्फ राजा से एक सवाल किया, अगर कोई किसान अच्छे से बीज बोता है और अगर बीच में उसे एक बारी बीज बोते बोते उबासी आ भी गई, तो क्या उबासी से उसकी फसल खराब हो जाएगी और या फिर उसकी फसल अनइवनली मतलब छोटी बड़ी उगेगी? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा क्या होगा? अब लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आई थी, और जो कोर्ट रूम था उसमें लोग असली में तेज तेज से हंसने लगे। जो सार्काज्म था अब वो जेन्युइनली अम्यूजमेंट बन गया। और इसी बीच राजा को बहुत चीजें कंफ्यूजिंग लगी और राजा ने एक उबासी ले ली। तो रामा ने उबासी को इग्नोर किया और अपनी बात को कंटिन्यू रखा कि अगर कोई इंसान आपकी बातचीत के बीच में उबासी ले लेता है तो ये तो एक नेचुरल थिंग है ना, ये तो बिल्कुल उबासी लेना जैसे सांस लेने जैसा ही काम है, कुछ अलग तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है। अब जैसे ही तेनालीरामा ने ये सारी बातें कही तो राजा को उसके बातों से समझ आ गया कि वो एक्चुअल में क्या बात करना चाह रहा है, और राजा अपने दिमाग में सोचने लगा कि उबासी के कारण ही मैंने फालतू से टॉपिक पे अपनी रानी के ऊपर चिल्ला दिया और उनको बहुत बुरी तरीके से डांटा सिर्फ उबासी लेने के चक्कर में। अगर मुझे पता होता कि उबासी लेना किसी इंसान का अनादर करना नहीं है तो मैं उनको इतनी बुरी तरीके से नहीं डांटता। क्या पता गलती से मेरी कविता सुनाते समय उनको उबासी आ गई हो, वो थकी भी हो। एंड जो राजा है वो अपने मन मन में सोचने लगा कि अगर मैं दोबारा रानी से मिला तो मैं मतलब ऐसा उनको बोलूंगा कि मुझे नहीं लगा कि ये तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, और मैं उनसे विद फुल ऑफ हार्ट सॉरी मांगूंगा। अब राजा सभा खत्म होते ही उसी शाम को रानी के पास गए और बहुत ही नरम भाव में कहा, थिरुम्बलम्बाल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पे ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, मैंने तुम पे ज्यादा ही कुछ चिल्ला विल्ला दिया और मैं अपने प्राइड में अंधा हो गया था जिसकी वजह से मैंने तुम पे चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, तुम मेरी रानी हो। और रानी तो इसी चीज का इंतजार कर रही थी, वो एकदम खुशी से खुश हो गई, हंसने लगी और कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम इन सब बातों को पीछे छोड़ देते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो स्टोरी पोयम दोबारा सुनाओ जो तुम मुझे सुनाना चाहते थे। और राजा ने रानी को पोयम सुनाई। एंड रामा कृष्णा जो तेनाली रामा थे, सॉरी रामा कृष्णा नहीं, जो तेनाली रामा थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर दिया है। एंड राजा रानी ने उनको अब उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनकी सर्विस के लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए। और अब जो राजा रानी का जोड़ा है, जो रॉयल कपल है, वापस से जुड़ गया एंड वो खुशी खुशी अपने प्लेस पे रहने लगे और वापस से जो सभा थी उसमें खुशी का माहौल छा गया और सब हंसी खुशी सभा में बैठने लगे। ओके, सो दिस वाज द लेसन, विट एंड विजडम। आई होप आपको समझ आया होगा।